नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो हम यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम कन्वेंशन या जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम थे उसके बारे में समझ रहे थे। तो आज हम चौथा यूएनईपी के बारे में समझेंगे। यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके बारे में लिखते और समझते दोनों जाएंगे। यहाँ पे जो पहला आपका है, पहला इसका फुल फॉर्म पूछता है कि यूएनईपी क्या है। तो पहला इसका यूएनईपी, यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1972 में आया था। ये ध्यान रखिएगा, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी किसको कोऑर्डिनेट करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, यूएनईपी किसको कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट, तो ध्यान रखिए एनवायरमेंटल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था कि 1972 में यूएनईपी का शुभारंभ हुआ था। ये कब आया था? 1972 में। स्टॉकहोम जब आया था उसी के टाइम यूएनईपी भी आया था, ये ध्यान रखिएगा। यूएनईपी को पहले निदेशक कौन थे? तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे, ये ध्यान रखिएगा। यूएनईपी की स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट, यूएनईपी की स्थापना कौन किया था? जून 1972 में कनाडाई व्यवसायी जो थे, जून 1972 में कनाडाई व्यवसायी कौन था? ये मॉरिस स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखिए मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की कब किया? तो 1972 में किए थे। ये यूएनईपी के पहले निदेशक भी थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसमें, यह क्या करता था यूएनईपी? विकासशील देशों को पर्यावरण रूप से अच्छी नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता करता है। जैसे जो विकसित हैं उनके लिए नहीं, जो विकासशील देश हैं उनके लिए जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी वो क्या होता है, नीतियाँ थी, प्रथाएं थी, उनको लागू करने में सहायता करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूएनईपी क्या स्पॉन्सर करता है? तो ध्यान रखिए यूएनईपी हैज स्पॉन्सर, यूएनईपी हैज स्पॉन्सर क्या करता है? सोलर लोन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है। सोलर लोन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोग्राम, अब ये जिसे हिंदी में सौर ऋण प्रोग्राम कहते हैं, सौर ऋण कार्यक्रम, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ध्यान रखिए इसका ओवरऑल मतलब पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी क्या थी? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को मतलब कोऑर्डिनेट करता था। यहाँ पे लिखे ना, एनवायरमेंटल एक्टिविटी को एक कोऑर्डिनेट करता था, ये ध्यान रखिएगा। यूएनईपी कब बना, मतलब कैसे बना, ये ध्यान रखिएगा। यूएनईपी को किसने बनाया था? मॉरिस स्ट्रॉन्ग, कनाडाई व्यवसायी थे, ये इसकी स्थापना किए थे। अब ध्यान रखिए यूएनईपी और कौन मिला था? डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 1988 में एक आईपीसीसी बनाया। आईपीसीसी 1988 में बनाया। आईपीसीसी को भी पढ़ेंगे हम लोग, ये ध्यान। लेकिन हम यहीं पे यूएनईपी जब पढ़ा रहे हैं तो इसी में यूएनईपी, ये जो पढ़ा रहे हैं यूएनईपी, इसी को और डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों साथ में मिलके क्या बनाए? आईपीसीसी बनाए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यूएमओ को फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्थापना पे, और स्पॉन्सर ये सोलर लोन प्रोग्राम स्पॉन्सर करता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है और स्थापना है। ठीक, ये ध्यान रखिए। कौन? मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं यूएनईपी के बारे में। यह मल्टीलेटरल फंड बनाया था, मल्टीलेटरल फंड। यूएनईपी क्या किया था? मल्टीलेटरल फंड बनाए थे। मल्टीलेटरल बहुपक्षीय जिसे कोष कहते हैं, लेटरल फंड यानी बहुपक्षीय कोष, बहुपक्षीय कोष। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या करता था? बहुपक्षीय जो कोष था, यानी जो धन होता है ना, फंड मतलब पैसा वैसा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करते थे? ये ग्लोबल एनवायरमेंटली फैसिलिटी को प्रोवाइड करते थे और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये प्रोवाइड किए, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट ये क्या है? ये किसको दिए थे? गवर्नमेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी को दिए। ग्लोबल एनवायरमेंटल ये ध्यान रखिए, एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक, ये ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट ये क्या था? ये किसको मल्टीलेटरल फंड देते थे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देते थे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं, लेकिन इसको हम लिख देते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने यूएनईपी के अंडर क्या क्या आता है। तो अर्थात कई सफलता इसको मिली थी। यहाँ पे मतलब यूएनईपी को कौन कौन सी सफलता मिली थी, तो यहाँ पे लिखते हैं सफलता। इसको कौन कौन सी सफलता मिलती? तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको सफलता मिली, एक मिनमांटा कन्वेंशन में सफलता मिली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मिनमांटा कन्वेंशन। तो कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा इसको सफलता किसमें मिला? मिनमांटा कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में, ये ध्यान रखिएगा। और मिनमांटा कन्वेंशन 2012 में। मिनमांटा कन्वेंशन, ये ध्यान रखिएगा। ये कब आया था? 2012 में। तो यूएनईपी को किसमें सफलता मिली? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और मिनमांटा कन्वेंशन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ आपका यूएनईपी कंप्लीट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये सक्सेस किसमें मिला? ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल ये फंड प्रोवाइड करता था। तो ये पूछता है कि मल्टीलेटरल फंड किस मतलब कौन प्रोवाइड करता था? तो यूएनईपी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है किसको प्रोवाइड करता था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मल्टीलेटरल फंड किसमें बना था, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टीलेटरल फंड, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सर ये किसको करता था? तो सोलर लोन प्रोग्राम स्पॉन्सर करता था, ये इंपॉर्टेंट है। और कनाडाई व्यवसाय जो 1972 में स्थापना हुई, ये पहले नहीं दे सकते, मॉरिस स्ट्रॉन्ग यूएनईपी के, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कन्वेंशन या प्रोग्राम। जो नेक्स्ट कन्वेंशन या प्रोग्राम है आपका साइट्स, ये ध्यान रखिएगा, जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइट्स, CITES, या वाशिंगटन प्रोग्राम मतलब कन्वेंशन, वाशिंगटन कन्वेंशन। ये आपका पांचवा मतलब है वो है कन्वेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा आपका यूएनईपी पढ़ लिए, पांचवा आपका साइट्स पढ़ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें साइट्स का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछता है। ये क्या है फुल फॉर्म साइट्स का? CITES। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसिफिक ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड मतलब व्यापार वाला, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसिफिक ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कब आया था? तो ये 1973 में आया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कब आया था, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग,
क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है आपका वो क्रोनोलॉजी में पूछता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या करता है कि सीक्वेंस में लगा यूएनपी चाहे साइट से चाहे आईयूसीएन को वो क्रोनोलॉजी में दे देगा, आप बोल देगा कि इसको सीक्वेंस में रखिए। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये 1973 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे साइन कब हुआ था और फोर्सफुल्ली मतलब फोर्स में मतलब लागू, साइन यानी अडॉप्ट कब हुआ था ये, तो 1973 में ये अडॉप्ट हुआ था, स्वीकार किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको फोर्स यानी लागू लागू कब किया गया, 1975 में। 1 जुलाई 1975 में लागू हुआ, 1975 में लागू, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा ये इस साइट से जो है भारत इसका कब सदस्य बना, तो भारत 1 साल बाद इसका सदस्य बना, 18 अक्टूबर 1976 का इसका 25वां सदस्य बना। तो भारत इसका सदस्य कब बना, भारत 18 अक्टूबर 1976 को क्या हुआ, इसका सदस्य बना। कौन सा सदस्य, 25वां सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है 25वां सदस्य, लेकिन 1976 को इसका सदस्य बना, ये इंपॉर्टेंट है। सदस्य बना 1976 में सदस्य बना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए, साइन मतलब यानी अडॉप्ट कब हुआ, 1973 में, यानी फोर्स मतलब लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1975 को साइट से लागू किया गया। लेकिन भारत इसका कब सदस्य बना, तो 1976 में बना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना। अब साइट्स का काम क्या है, मतलब जो साइट्स है इंडेंजर्ड, यहाँ पे लिखा है ना ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड मतलब व्यापार, इंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त प्राय हैं। इंडेंजर्ड आपको पढ़ाए होंगे, जो प्रजातियाँ लुप्त प्राय हैं, खत्म होने के कगार पर, उनके व्यापार को रोकना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लुप्त प्राय प्रजातियां या उनसे प्राप्त उत्पादों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यानी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को क्या करना है, रोकना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या करना, लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को रोकना, वाणिज्यिक व्यापार को रोकना। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसमें क्या इनडायरेक्ट रूप से क्या करना है, प्रजातियों की रक्षा करना, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रजातियों की रक्षा करना, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से प्रजातियों की रक्षा करना, प्रजातियों की रक्षा करना, ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखिए 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिसे कहते हैं हिंदी में, 1972 वन्य जीव जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट डिक्लेरेशन, यानी जो भी घोषणा हुआ उसके बारे में समझते हैं। तो जो आपका 6वां पॉइंट है, मतलब 6वां कन्वेंशन या डिक्लेरेशन है, 6वां पॉइंट क्या है, ये नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, नैरोबी डिक्लेरेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कब आया था, 1982 में आया था। ईयर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा आपका, ये आपका 7वां पॉइंट है, नहीं 6वां पॉइंट है, ये 5 आपका हो गया। अब 6वां पॉइंट पढ़ते हैं, 6 नैरोबी डिक्लेरेशन, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो स्टॉकहोम आपका 1972 में आया था, तो 1972 में मानव पर्यावरण पे जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुई थी उसका 10वां वर्षगांठ है। 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए क्या किया गया, नैरोबी डिक्लेरेशन यानी नैरोबी घोषणा को अपनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1972 में मानव पर्यावरण पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन की
हो सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये चीज ध्यान रखें। नैरोबी में क्या किया, नैरोबी घोषणा को अपनाया गया। नैरोबी घोषणा को अपनाया गया। नैरोबी घोषणा को अपनाया गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, अपनाया गया। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर। अब दूसरा इसमें क्या हुआ कि नैरोबी में ये डिसाइड किया जो भी गोल्स बनेंगे, जो भी लक्ष्य बनेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी लक्ष्य बनाया जाएगा यानी गोल्स जो बनाया जाएगा, गोल्स वो कब के लिए बनाया जाएगा, कितने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन समय के लिए बनाए जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाया जाएगा। समय भी मतलब उसमें मतलब कम समय में अच्छे मतलब लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर दिया जाए, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे आपका SDG हो गया, ठीक, 15 साल के लिए हो गया SDG को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और है, वर्ष 2000 या उसके बाद सतत विकास को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल बनाया गया। वर्ष 2000 मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इसको हटा देते हैं। अब ये क्या करता है, जो नैरोबी मतलब वो है नैरोबी घोषणा यानी डिक्लेरेशन, ये क्या करता है, स्टॉकहोम का इवैल्यूएशन करने के लिए हुआ था। स्टॉकहोम का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 10वीं वर्षगांठ के आधार पे बना था मनाने के लिए। ठीक, स्टॉकहोम का 10वीं वर्षगांठ मनाया गया 1972 हुआ ना, 1972 में स्टॉकहोम आया था। 1982 में आपका नैरोबी आ गया। तो नैरोबी क्या करता है, स्टॉकहोम के मूल्यांकन के लिए बना था, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने 7वें कन्वेंशन पे। 7वां कन्वेंशन आपका क्या है, वियना कन्वेंशन। 7वां कन्वेंशन जो आपका है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, ये चीज ध्यान रखिए। वियना कन्वेंशन कब आया था, तो ये ध्यान रखिएगा 1985 में आया था। 1985 में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, कि वियना कन्वेंशन को अपनाया कब गया और लागू कब किया गया, मतलब एडॉप्ट यानी स्वीकार कब किया गया। एडॉप्ट यानी जिसे स्वीकार कहते हैं, स्वीकार। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 1985 में स्वीकार किया गया, लेकिन फोर्स यानी लागू यानी कब किया गया, 1988 में लागू किया गया, 1988 में। अब भारत इसका सदस्य कब बना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो भारत इसका सदस्य 1991 में बना। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भारत इसका सदस्य कब बना, भारत इसको कब अपनाया, भारत अपनाया कब, 1991 में इसको अब भारत अपनाया, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर 1992 को भारत क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा होना था। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उसमें हम समझ जाएंगे इसको, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट समझ गए आप लोग, क्योंकि वियना कन्वेंशन को स्वीकार कब किया गया, लागू कब किया गया, भारत इसका सदस्य कब बना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो वियना कन्वेंशन है उसका उद्देश्य क्या है, यहां पे लिखते हैं उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, मतलब वियना जो कन्वेंशन है वो ओजोन लेयर को यानी ओजोन परत की रक्षा करना है। ठीक, तो प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर मतलब ओजोन परत का संरक्षण करना, वियना कन्वेंशन का ये उद्देश्य था। प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसे O3 लिखते हैं या डायरेक्ट हम ओजोन लिख देते हैं, ओजोन लेयर। ठीक, यानी ओजोन परत का संरक्षण करना, ओजोन परत का संरक्षण करना, यह चीज इंपॉर्टेंट हो गया। यह पूछता है कि जो वियना कन्वेंशन है वो किसके संरक्षण के लिए आता है,
तो ये ओजोन लेयर के लिए ऑप्शन होगा ओजोन लेयर यानी ओजोन परत, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता था जो, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर के लिए कौन कौन सा कन्वेंशन बना था। तो बिना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बिना मन की गाली, बिना मन की गाली, ये क्या है, बिना मतलब बियाना कन्वेंशन आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, और गाली मतलब की गाली समझौता एक बना था, ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों जो है ओडीएस को रिमूव मतलब ओजोन लेयर को संरक्षण के लिए ये चीज क्या बना था, ओजोन लेयर के संरक्षण करना, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 कन्वेंशन ऐसे थे, बिना मन की गाली, तो बियाना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और की गाली समझौता, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कन्वेंशन पे। तो एक ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी जो 8वां आपका है कन्वेंशन, मतलब रिपोर्ट, 8वां रिपोर्ट, ये ध्यान रखिए। ब्रटलैंड रिपोर्ट, द ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड रिपोर्ट, या जिसे क्या कहते हैं WCED, ये कब आया था, ये ध्यान रखिएगा, ये कब आया था 1983 में आया। अब ध्यान रखिए, यहां पे लिखते हैं ये 1983 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार दिया, मतलब जो ब्रटलैंड रिपोर्ट था या WCED था, इसने क्या दिया, पहले WCED का फुल फॉर्म देखते हैं। WCED, तो WCED का फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रटलैंड रिपोर्ट कब बना, मतलब 1983 में ये आया था ब्रटलैंड रिपोर्ट, लेकिन ये 4 साल के अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट कब आया, 1987 में बना, ठीक। 1983 में ये आया ब्रटलैंड, मतलब ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है 1983 में आया। जब ये 4 साल के अध्ययन के आधार पर क्या बना, रिपोर्ट ये कब बना, तो 4 साल के अध्ययन के बाद ये 1987 में ये रिपोर्ट बन गया ब्रटलैंड, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार दिया, इसने मतलब ब्रटलैंड रिपोर्ट ने, इसने मतलब ब्रटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार दिया, सतत विकास का विचार दिया, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार दिया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ये ब्रटलैंड रिपोर्ट था ये कि अपने प्रेजेंट को मतलब वर्तमान समय के आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, लेकिन फ्यूचर मतलब भविष्य की मतलब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो ये क्या करते थे, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर नीड सस्टेन, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर नीड सस्टेन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखिए, 1983 और 1987 को समझिए आप लोग। जो ब्रटलैंड रिपोर्ट था 1983 को आया था, लेकिन ये रिपोर्ट कब बना, 1987 को, तो 4 साल के अध्ययन के आधार पे बना था, 1983 1987। तो रिपोर्ट आया था 1983 में, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट ये कब बना, 4 साल के अध्ययन के बाद ये 1987 में क्या हो, रिपोर्ट बन गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रटलैंड रिपोर्ट। तो 4 साल के अध्ययन के आधार पर बना था, 4 साल के अध्ययन के आधार पे, 4 साल के अध्ययन के आधार पे बना था, अध्ययन के आधार पर बना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें देखिए आगे, ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट था इसमें क्या थीम रखा है, आवर कॉमन फ्यूचर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड रिपोर्ट, जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी उसका थीम आवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में जो आया था, आवर कॉमन फ्यूचर,
ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1987 में जो आया था। तो ये क्या बोले थे, ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताए थे। सतत विकास के बारे में बताए, सतत विकास के बारे में बताएं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 1992 में आता है, रियो द जेनेरियो में हुआ था, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन के लिए एक दो चीज़ें आई थी, आर्किटेक्चर फील्ड, एजुकेशनल फील्ड। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि जो अर्थ समिट हुआ था वो 1992 में हुआ था, या उसी को क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था, या अर्थ समिट मतलब कब आया था, ये ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। या ये कब आया था, 1992 में। ये कहाँ, रियो दी जेनेरियो या अर्थ समिट जिसे कहते हैं, रियो दी जेनेरियो या अर्थ समिट जिसे कहते हैं, अर्थ समिट। ये कब आया था, 1992 को आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद पढ़ते हैं आईपीसीसी, मतलब जो आईपीसीसी आपका यूएनईपी में पढ़ाए थे, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी जो मिलके बनाए थे, ये ध्यान रखिएगा, वो दोनों मिलके क्या बनाए थे, आईपीसीसी बनाए थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा ये है, 9वां मतलब प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज के बारे में समझ लो। यहाँ पे जो 9वां पॉइंट है आपका आईपीसीसी, ये कब आया था, 1988 में आया था। ईयर इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी में जब भी पूछता है, या फुल फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो आपका यहाँ पे फुल फॉर्म इसका आईपीसीसी का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब आया था, 1988 को आया था। ये ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर HQ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड, मतलब जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक, मतलब जिनेवा एक जगह है स्विट्जरलैंड देश में। ये ध्यान रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब WMO प्लस UNEP दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आईपीसीसी को बनाया था। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आईपीसीसी को बनाया। आईपीसीसी यानी क्लाइमेट से, एक चीज ध्यान रखिए, ये क्लाइमेट लिखा है तो क्लाइमेट से रिलेटेड ये एक्टिविटी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो भी पर्यावरण में वो क्या होते हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज होंगे, जो भी मतलब परिवर्तन होगा क्लाइमेट में, उसके बारे में ये अध्ययन करते हैं, ठीक, या रिपोर्ट देते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। आईपीसीसी की सदस्यता मतलब कौन लेता है, तो सभी के लिए होता है, कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आईपीसीसी एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो UNFCCC का समर्थन करता है। तो UNFCCC को आगे पढ़ें, वो बताएंगे, वो भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ध्यान से समझिएगा आप लोग, आईपीसीसी और UNFCCC, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे ध्यान रखिए, आईपीसीसी की सदस्यता जो है, आईपीसीसी की सदस्यता कोई भी बन सकता है, सभी के लिए है, सभी देश के लिए है, सभी देश के लिए।
इसका कोई भी सदस्य बन सकता है। आईपीसीसी जो है ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो UNFCCC का समर्थन करती है। आईपीसीसी ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है, ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तैयार करता है जो UNFCCC का समर्थन करती है, जो UNFCCC का समर्थन करती है, का समर्थन करता है। ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो आईपीसीसी है और UNFCCC है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। ये ध्यान रखिएगा। आईपीसीसी को 2007 में क्या हुआ कि शांति मतलब नोबेल शांति पुरस्कार इसको मिला। आईपीसीसी को 2007 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला, शांति नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, अब आगे समझिए। जो आईपीसीसी है इसका अपना मतलब ये मूल शोध है यानी ओरिजिनल ये शोध नहीं करता। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक मतलब कोई भी वैज्ञानिक या कोई अन्य विशेषज्ञ अपना आईपीसीसी में योगदान करते हैं। मतलब ये खुद रिसर्च नहीं करता। आईपीसीसी जो है ये खुद रिसर्च नहीं करता है, मतलब इसका कोई मतलब ओरिजिनल मतलब मूल रिसर्च नहीं है, मूल शोध नहीं है। मतलब हम जाके जैसे हम अपना कोई रिसर्च किए तो आईपीसीसी को दे देते हैं, वो रिपोर्ट का मतलब अध्ययन करके वो प्रकाशित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आईपीसीसी का यहाँ पे लिखते हैं, आईपीसीसी का अपना मूल शोध नहीं करती, अपना मूल शोध नहीं करती, बल्कि क्या होता है, बल्कि वैज्ञानिक व अन्य विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर योगदान करते हैं। बल्कि वैज्ञानिक व अन्य विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर योगदान करते हैं, स्वैच्छिक आधार पर योगदान करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो भी जलवायु परिवर्तन, हाँ क्लाइमेट को जलवायु, ये ध्यान रखिएगा। तो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और विकल्प है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उद्देश्य लिखते हैं इसके, आईपीसीसी के उद्देश्य। ये उद्देश्य क्या क्या है, तो ये उद्देश्य, पहला उद्देश्य आपका मतलब इसका है आईपीसीसी का, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन। दूसरा इसका उद्देश्य है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। अब ध्यान रखिएगा, अनुकूलन व शमन के लिए विकल्प है, अनुकूलन व शमन के लिए, अनुकूलन व शमन के लिए क्या करता है, विकल्प है। ये इसका 3 उद्देश्य है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्लाइमेट से रिलेटेड कौन कौन सा है, तो आईपीसीसी है और UNFCCC है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बाद उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। धन्यवाद।